ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम करेंगे एलसीएम रूल के बेसिस पर कुछ टिपिकल क्वेश्चंस इन्वॉल्विंग कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट एट्सेट्रा। सो प्रेजेंटली हम क्वेश्चन करेंगे रॉ मटेरियल का, देन वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन ऑफ रॉ मटेरियल एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स। ओके, सो एलसीएम रूल आपको पता है, लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस। वी ऑल नो दैट इन्वेंट्री इज मेजर्ड एट क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्वांटिटी अलग तरह से मेजर होती है, उसके लिए इन्वेंट्री के सिस्टम्स हैं। प्राइस का मेजर क्या होता है, आप कॉस्ट की कैलकुलेशन करो, आप नेट रियलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट कॉस्ट लो, और लोअर ऑफ द टू दैट इज लीस्ट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इज कॉस्ट प्राइस, एम इज फॉर मार्केट प्राइस विच इज नाउ रिप्लेस्ड विद एनआरवी। सो इनका लीस्ट आप ले लेते हैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू और रिप्लेसमेंट वैल्यू, इन दोनों के लीस्ट के बेसिस पर इन्वेंट्री वैल्यू की जाती है। दिस इज व्हाट वी हैव डन। एक सिंपल क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। So now we will be taking up full-fledged question. Okay, now we are given, see here, ABC Limited manufactures a product using raw material M1. The company purchased 20,000 kilogram of raw material at 80 rupees per kg. This purchase price includes 10 rupees. इसका मतलब एक्चुअली 80 रुपीज़ में आपका 10 रुपीज़ का जीएसटी है और 70 रुपीज़ आपने पे किया है मटेरियल्स के लिए, राइट। सो नाउ वील हैव टू सी वेदर वी शुड कंसिडर 80 और 70। अगर आप जीएसटी का क्रेडिट लेते हो, बेनिफिट लेते हो, तो जीएसटी फिर कॉस्ट में नहीं आता, उस केस में 70 रुपीज़ कॉस्ट कंसिडर करेंगे, ठीक है। बट अगर आप जीएसटी का बेनिफिट नहीं लेते हो तो फिर इसे ऐड करके कॉस्ट 80 आ जाएगी। सो ये ध्यान से समझना है तुम्हें। इट सेज दैट यू वांट टू अवेल टैक्स क्रेडिट, तो जो लोग टैक्स क्रेडिट लेते हैं उनका जीएसटी कॉस्ट में नहीं लेते, सो जीएसटी विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो अब आपके गुड्स की कॉस्ट हो जाएगी 70। देन यू पेड दीज मैनी एक्सपेंसेस। ओके, इसके अलावा आपने परचेज के लिए क्या किया, आपने बैंक ओवर ड्राफ्ट लिया है, उस पर आपने 32,000 का इंटरेस्ट पे किया था, बट इंटरेस्ट इज अ फाइनेंशियल चार्ज, दिस इज नॉट कंसिडर्ड। नॉर्मल लॉस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 3% का। सो थोड़ी कैलकुलेशन हमें ना साथ साथ कर लेनी है भाई। आपके जो रॉ मटेरियल है वो परचेज किया आपने 20,000 किलोग्राम्स। ओके, आप 3% का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हो, मतलब हमारी जो लॉस की एक्सपेक्टेशन है 3% ऑफ दिस है 600 किलोग्राम का लॉस। सो आप मान के चल रहे हो कि 19,400 किलोग्राम मुझे मिल जाएगा, रिसीव होगा। तो अगर इससे कम मिलता है तो वो आपका एबनॉर्मल लॉस है। लाइक इन दिस केस आपका रिसीप्ट हो रहा है 19,100 का। ओके, सो आउट ऑफ दिस क्वांटिटी रिसीव्ड इज 19,100 किलोग्राम्स। सो आपका टोटल लॉस हो गया यहाँ पर 900 किलोग्राम्स का, बट आपकी एक्सपेक्टेशन नॉर्मल लॉस की कितनी थी, 600 की। सो नॉर्मल लॉस हमारा 3% रिस्ट्रिक्टेड था, वो 600 किलोग्राम हो जाएगा। सो बाकी का जो 300 किलोग्राम का लॉस है, दिस इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। जो भी हमारी चीज़ नॉर्मल एक्सपेक्टेशन से ऊपर चली जाती है वो एबनॉर्मल होता है। सो 300 का एबनॉर्मल लॉस है। अब यहाँ ये जो क्वांटिटी आपको रिसीव हुई है, इसको आप यूज़ कर रहे हो, आप मैन्युफैक्चर क्या कर रहे हो, 3100 यूनिट्स, एंड ईच यूनिट रिक्वायर्स 5 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल। तो एक तरफ तो हम क्वांटिटीज़ को मेजर कर रहे हैं, जैसे मैंने पीछे बताया था ना कि वैल्यूएशन क्या होता है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो क्वांटिटी अलग मेजर करो। अब इस क्वांटिटी में क्या हुआ, आपकी क्वांटिटी यूज़ कितनी हो रही है, 3100 यूनिट्स आप बना रहे हो बाय यूजिंग 5 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल ईच। सो 15,500 किलोग्राम यूज़ होगा। सो कितना बच जाएगा, टोटल था आपका 19,100, जिसमें से 15,500 आपका यूज़ हो गया। सो यू आर लेफ्ट विथ 3,600 किलोग्राम्स। तो ये ऐसे आप एक फ्लो डायग्राम में बना लो, या आप इसका वर्किंग नोट बना लो। आप क्या लिखोगे, रॉ मटेरियल परचेज्ड 20,000 किलोग्राम्स, रॉ मटेरियल रिसीव्ड 19,100 किलोग्राम्स। सो 900 किलोग्राम का हो गया लॉस। ओके, जिसमें नॉर्मल लॉस है 3%। 3% किसका होता है, जितना परचेज किया, 600। सो अब नॉर्मल लॉस हो गया बाकी का 300 किलोग्राम्स। ये आ गया एक नोट। दूसरी चीज़, रॉ मटेरियल रिसीव्ड 19,100 किलोग्राम्स, रॉ मटेरियल यूज्ड, तो जो आपने यूज़ किया 3100 यूनिट बनाने में 5 किलोग्राम के रेट पे
सो बैलेंस आपका बच गया 3600. तो कैसे भी शो कर सकते हो, इट इज़ अप टू यू. आई फाइंड फ्लो चार्ट्स मच बेटर टू अंडरस्टैंड. ये अंडरस्टैंडेबल भी होते हैं एंड दीज आर गुड फॉर द एग्जामिनर ऑल्सो. दे कैन सी वेयर द थिंग्स आर मूविंग. यहाँ कई बार कुछ चीज़ें छोड़ सकती हैं. ठीक है, ये हो गए हमारे रॉ मटेरियल्स का नोट. तो क्वांटिटी मेजर हो गई है. अब आ जाते हैं प्राइसिंग पे. सो प्राइसिंग में क्या है, हमें कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस करना पड़ेगा. तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट के कंपोनेंट क्या है. सबसे पहले तुमने लिया परचेज प्राइस. तो परचेज प्राइस कितना है, 20,000 किलोग्राम आपने बाय किया 70 रुपीज़ पे. अब रिमेंबर 80 प्राइस था बट वी विल कंसिडर 70 ओनली. वाई, बिकॉज 80 में से 10 रुपीज़ GST था जिसका बेनिफिट हम अलग ले रहे हैं. तो जो बेनिफिट अलग ले रहे हो वो कॉस्ट में नहीं आता. इसके बाद फ्रेट, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस एट्सेट्रा टोटल मिला के 35,600. फाइनेंशियल चार्ज है 32,000 का बट इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट. आपने कॉस्ट कंपोनेंट पढ़े हैं AS2 में. ओके, सो परचेज प्राइस. नाउ दिस इज़ द परचेज प्राइस ऑफ 20,000 किलोग्राम्स. बट इसमें से जो नॉर्मल लॉस होता है वो हम स्प्रेड कर देते हैं. तो नॉर्मल लॉस को हटा के, सो दिस वी विल कंसिडर कि ये 20,000 किलोग्राम में से नॉर्मल लॉस 600 किलोग्राम का है. तो ये 400 किलोग्राम की कॉस्ट है. ठीक है, तो ये इसका प्राइस मान लेते हैं. दिस इज़ व्हाट वी मीन जब हम ये कहते हैं ना कि नॉर्मल लॉस को कैलकुलेट नहीं करते हैं, वैल्यूएट नहीं करते हैं, उसको स्प्रेड किया जाता है. सो आपने ये जो टोटल कॉस्ट थी उसको स्प्रेड कर दिया बैलेंस्ड यूनिट्स पर. सो नॉर्मल लॉस हम अलग से नहीं लिखते हैं. इट इज़ नॉर्मल टू बिजनेस, तो हमें उसे स्प्रेड करना है. सो अवर कॉस्ट प्राइस पर यूनिट जो है ये नॉर्मल लॉस को कंसिडर करने के बाद है. सो 14,35,600 डिवाइडेड बाई 19,400 किलोग्राम. तो ऑटोमेटिकली देखो प्राइसिंग जो है वो बढ़ गई. अगर नॉर्मल लॉस नहीं कंसिडर करते तो आपका कॉस्ट प्राइस अलग आता. अब नॉर्मल लॉस के बाद कॉस्ट प्राइस स्लाइटली इंक्रीज हो जाता है. एंड दिस इज व्हाट वी मीन बाय प्राइसिंग और दिस थिंग स्प्रेडिंग ऑफ नॉर्मल लॉस ओवर द क्वांटिटी. सो कॉस्ट प्राइस आ गया आपका 74. Okay, now come to the valuation of inventories. हमें दो चीज़ें कैलकुलेट करने को कहा है. कैलकुलेट एबनॉर्मल लॉस एंड क्लोजिंग बैलेंस. तो दोनों अलग अलग करेंगे. पहले मैंने अब इन्वेंट्री लिख दी है तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं. इसमें दो केसेस हैं. नंबर 1 है रिप्लेसमेंट कॉस्ट है आपके 80 रुपीज़. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होगा, विच इज़ क्वांटिटी इंटू प्राइस. क्वांटिटी कितनी है रॉ मटेरियल की जो बच गई, इट इज़ 3600 किलोग्राम्स. सो 3600 किलोग्राम्स प्राइस्ड एट लीस्ट ऑफ कॉस्ट और मार्केट प्राइस, रिप्लेसमेंट कॉस्ट. तो लीस्ट ऑफ द टू इज 74. सो 3600 kilograms into 74. So inventory will be measured at 2,66,400. ठीक है, और सेकेंड केस यहाँ पर क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 70. सेकेंड केस, ठीक है, ये दे रखी. सो नाउ वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री विल बी same quantity at least of cost or replacement cost. So cost थी 74, replacement cost 70 है, तो least of the two is 70. So 3600 kilograms will be measured at 70 rupees. So your inventory value कितनी आ जाएगी, अब तुम्हारे दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है वो लेनी है. सो 2,52,000 पे आप इन्वेंट्री को मेजर करोगे. सो ये हो गई वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज. नेक्स्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस. तो एबनॉर्मल लॉस कितना था, 300 किलोग्राम्स का. सो 300 किलोग्राम्स का एबनॉर्मल लॉस प्राइस्ड एट, तो इसकी कॉस्ट है 74. ठीक है, अब यहाँ पर कई बार बच्चे गलती कर जाते हैं, वो यहाँ भी LCM ले लेते हैं. तो LCM का रूल एबनॉर्मल लॉस के लिए नहीं है. AS2 क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इज़ टू बी मेजर्ड, मतलब जो किसी पर्टिकुलर डेट को जो स्टॉक बच गया
उसको मेजर करना होता है एलसीएम रूल पे, बाकियों पे एलसीएम रूल अप्लाई नहीं होता, बाकी सब कॉस्ट पे जाता है. सो एबनॉर्मल लॉस कॉस्ट पे मेजर होगा. इफ़ सपोज दिस क्वेश्चन रिक्वायर्स यू टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यूज्ड, आपने जो रॉ मटेरियल है यूज़ कितना किया, रॉ मटेरियल यूज़ किया, उसकी कॉस्टिंग 15,500 किलोग्राम्स, किस पे, 74 रुपीज़. क्योंकि एलसीएम का रूल इन्वेंट्री के कंजम्पशन पे नहीं है, इन्वेंट्री के बैलेंस पे है. सो आई होप दिस कैलकुलेशन इज़ क्लियर. तो हमारा जो सोल्यूशन है हम कैसे लिखेंगे, वी विल बी राइटिंग वैल्यू ऑफ इन्वेंट्रीज केस 1, केस 2 एंड कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस, ये हाईलाइटेड होगा तुम्हारा. सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चंस. आई होप दिस इज़ क्लियर, राइट. सो देयर इज़ अनदर एग्जाम्पल फॉर द सेम. ये एक और एग्जाम्पल है, सिमिलर सा एग्जाम्पल है, आप सॉल्व कर लो. अगर आपके आंसर मिल रहे हैं इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया है मेथड. सो स्टे लर्निंग, स्टे प्रैक्टिसिंग. थैंक यू.